हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एमरजेंसी। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक मेंशन किया गया है। एमरजेंसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में बताया गया है। एमरजेंसी 3 टाइप की होती है: नेशनल एमरजेंसी, सेकंड इज प्रेसिडेंट्स रूल एंड थर्ड इज फाइनेंशियल एमरजेंसी। प्रेसिडेंट्स रूल को स्टेट एमरजेंसी भी कहा जाता है। इन तीनों एमरजेंसी के बारे में आज हम बहुत अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल एमरजेंसी की, जो कि डिफाइंड है आर्टिकल 352 में। जब भी कंट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज होती है, जिससे कि कंट्री की सिक्योरिटी, पीस, स्टेबिलिटी या गवर्नेंस अफेक्ट होती है, तो उस केस में नेशनल एमरजेंसी लगा दी जाती है। अब हम जानते हैं कि नेशनल एमरजेंसी किन केसेस में लगाई जाती है। फर्स्ट इज़ वॉर। अगर हमारी कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर हो जाती है, तो उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सेकंड इज़ एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी कि कोई दूसरी कंट्री अगर हमारी कंट्री पर हमला कर देती है, तो उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। इन दोनों केसेस को, यानी कि वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन को, एक्सटर्नल इमरजेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों केसेस अगर हमारी कंट्री का बाहर किसी कंट्री के साथ कोई भी वॉर या इंस्टेबिलिटी के रीज़न से कुछ सिचुएशन अराइज होती है, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। नेक्स्ट इज़ इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी में आती है आर्म्ड रिबिलियन। अगर कंट्री में कुछ दंगा फसाद होता है, तो उस केस में अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो उसे कहा जाता है आर्म्ड रिबिलियन। आर्म्ड रिबिलियन को पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता था, बट 1978 में 44th अमेंडमेंट के साथ इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिवाइज कर दिया गया आर्म्ड रिबिलियन से। अगर वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाएगा। बट अगर आर्म्ड रिबिलियन की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ नेशनल इमरजेंसी की, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को कितने टाइम तक लगाया जा सकता है। दोनों हाउसेज अगर अप्रूव करते हैं, दोनों हाउसेज यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा अगर अप्रूव करते हैं, तो इमरजेंसी को 6 महीने तक लगाया जा सकता है, और इसे फर्दर इनडेफिनेट पीरियड के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। बट हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल लेना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 जनवरी को नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, तो 30 जून तक ही वो एमरजेंसी अप्रूव्ड रहेगी। उसके बाद उसे रीअप्रूव कराना होगा पार्लियामेंट से, और ऐसे ही हर 6 महीने के बाद जब तक हम इमरजेंसी लगाए रखना चाहते हैं, तब तक उसे अप्रूव कराते रहना पड़ेगा। इमरजेंसी को अगले 6 महीने के लिए अप्रूव कराने के लिए पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, या तो राज्यसभा या लोकसभा से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इसे अप्रूव कराना होगा, तभी इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एक रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी। और अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हैं कि कंट्री में ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए इमरजेंसी इम्पोज करना ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी कि अगर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो उसे कैसे हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम लगाई हुई इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पार्लियामेंट या कैबिनेट मिनिस्टर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अभी आपको बताया गया, जब नेशनल इमरजेंसी लगानी होती है, उस टाइम पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। बट इमरजेंसी हटाने के लिए ना ही पार्लियामेंट और ना ही कैबिनेट मिनिस्टर के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। नेशनल इमरजेंसी को एक दूसरे तरीके से भी हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ एक रिजोल्यूशन पास करती है, जिसमें
इमरजेंसी के कॉन्टिन्यूएशन को डिसअप्रूव किया जाता है। तो इन दो तरीकों से नेशनल इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। ये दिया गया है आर्टिकल 352 के क्लोज 2 में। इसमें बताया गया है कि नेशनल इमरजेंसी को दो तरीकों से हटाया जा सकता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट के द्वारा, सेकंड इज लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी कंट्री फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट की पावर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ पावर सेंटर को दी गई है और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। बट जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है तो उस केस में सेंटर गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देगी। इस सिचुएशन में सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पर इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। सो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर के पास चली जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, जो कि है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उन चीज़ों पर लॉज बनाने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर होती है। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स को लॉज बनाने के लिए स्टेट के पास पावर होती है। बट नेशनल इमरजेंसी के केस में स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स पर भी पार्लियामेंट ही लॉज बना सकती है। सो स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास चली जाती है। बट अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस केस में प्रेसिडेंट इस पर ऑर्डिनेंस पास करके भी लॉज बना सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स पर बनाए हुए लॉ 6 मंथ के बाद इनऑपरेटिव हो जाते हैं, यानी कि वो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ही ऑपरेटिव रहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे कि जो कंट्री की रिवेन्यू होती है, कुछ रिवेन्यू सेंटर के पास जाती है और कुछ स्टेट के पास जाती है। बट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर पूरी कंट्री को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू भी सेंटर के पास ज़्यादा चली जाती है। आर्टिकल 358 एंड 359 में नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स पर जो इफ़ेक्ट होते हैं उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 358 में दिया गया है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 19 में जो राइट्स दिए गए हैं वो सभी इमरजेंसी के टाइम पर ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स हैं वो हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिस्टेंस एंड प्रोफेशन। ये सभी राइट इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड हो जाते हैं और जैसे ही इमरजेंसी हटती है वैसे ही ये राइट्स फिर से रिवाइव हो जाते हैं। 44th अमेंडमेंट में दिया गया है कि आर्टिकल 19 में दिए गए राइट्स तभी वॉयलेट होते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड्स पर लगती है। अगर आर्म्ड रिबिलियन के ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पर आर्टिकल 19 के दिए हुए राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है। फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी अक्टूबर 1962 में लगाई गई थी। ये चाइनीज़ अग्रेशन की वजह से लगाई गई थी और ये जनवरी 1968 तक कंटिन्यू रही थी। सेकंड टाइम नेशनल इमरजेंसी दिसंबर 1971 में लगाई गई थी। सेकंड टाइम ये इंडिया पाकिस्तान के अग्रेशन की वजह से लगाई गई थी। थर्ड टाइम नेशनल इमरजेंसी जून 1975 में लगाई गई थी और सेकंड और थर्ड नेशनल इमरजेंसी को दोनों को ही मार्च 1977 में हटाया गया था। आई होप आपको नेशनल इमरजेंसी का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और लॉस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you for watching the video.